गया वर्ल्ड कप खत्म। वर्ल्ड चैंपियन बन गए हमने टीम का सेलिब्रेशन भी देखा और टीम का स्वागत भी देखा। और टीम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिली वो हमने वो वीडियोस भी देखे और बहुत मजा आया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल। और बीसीसीआई ने जो इतना अच्छा काम किया है पिछले सालों से, जो टीम को बनाने में, प्लेयर्स को बिल्ड करने में, सब कुछ करने में, वो अपने उसी काम पे लगी हुई है। और आज हम आ गए हैं इंडिया टीम के जिम्बाब्वे टूर के बारे में बात करने के लिए। और जहां तक बीसीसीआई सारे बिल्कुल धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सेल्फलेसली काम किया, टीम को रिवॉर्ड भी किया और टीम को बनाने में उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उसके बारे में तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। लेकिन बीसीसीआई ने एक अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि बीसीसीआई की ऑफिशियल्स को वो टीम के विजय रथ पे सवार नहीं होना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों हम लोग ये कब ये बात छोड़ेंगे कि मतलब इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि जब आप लोग आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद जब आप ट्रॉफी कैप्टन को देते हैं, विनिंग कैप्टन को, उसके बाद तुरंत वहां से हट जाते हैं स्टेज के ऊपर से। तो आज आप स्टेज के ऊपर क्यों थे? मतलब ये बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया जो विजयी टीम को देखना चाहती थी, सड़कों पे जितने लाखों लोग आए हुए थे मुंबई में, तो क्या वो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को उस विजय रथ के ऊपर देख के बहुत खुश हुए होंगे, या अननेसेसरीली बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने अपना क्रिटिसिज्म इनवाइट किया है? तो ये बात थोड़ी सोचनी चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि शायद थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी मिल जाए, लेकिन अगर वो एक बार अपने दिल में झांक के देखेंगे तो इसमें क्रेडिट किसी भी हालत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं था, सिवाय इसके कि लोग ये कहें कि ये लोग वहां क्यों हैं। तो खैर चलिए, जो भी है, जो उन्होंने किया, ये अब ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम भी थोड़ा सा लोगों को दिख जाएं, या लोगों को ऐसा लगता है जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं कि लोग उनका भी चेहरा देख लें जिससे कि भूल ना जाएं। और कुछ ना कुछ इससे मन में जो एक ये चीज होती है कहने की कि अरे भाई आप ये जो सब देख रहे हो इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। अब लेकिन ये है कि समझदार लोग जो हैं वो तो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज बीसीसीआई को नहीं करनी चाहिए थी। चलिए खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि आज जब हम इंडिया और जिम्बाब्वे के टूर का प्रीव्यू करने के लिए बैठे हैं, आज जब पहला वनडे होने वाला है, उसके पहले मैं ये बात कहूंगा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे जब हमने इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए वीडियो किया था, जिसमें श्री अक्षय और गौरव चतुर्वेदी और भी बहुत सारे लोगों ने, आदि ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये आप चिंता ना करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत पर्टिनेंट थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के हिसाब से। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन अभी आप लोग मुझे माफ करें, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया। और चूंकि आज इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ पहला मैच है, तो आज का तो मैं वीडियो करना ही था मुझे। और इसके बाद ये जो सीरीज चलेगी इसमें हम रेगुलरली मैचेस की एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं ये जो इंडियन टीम डिक्लेयर हुई थी पहले जिम्बाब्वे टूर के लिए, तो उसमें शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे, ये टीम ओरिजिनली डिक्लेयर हुई थी। और इसमें यह माना जा रहा था कि ये जो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन और एक रिंकू सिंह, ये तीनों लोग वर्ल्ड कप की विनिंग टीम से वापस आने के बाद ये लोग इंडियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब आप सभी लोगों को पता है कि हरिकेन में इंडियन टीम वहां फंस गई और फिर उसके बाद वो वहां से आने में लेट हो गए। तो इस वजह से अब इन लोगों को, ये 3 लोगों को रिप्लेस करना पड़ा, जो कि इन्होंने रिप्लेस किया है। एक तो जितेश शर्मा, दूसरा हर्षित राणा और तीसरा साई सुदर्शन। अच्छा, इसके भी पहले जो नीतीश रेड्डी को जो इन्होंने डिक्लेयर किया था, तो नीतीश रेड्डी को फिटनेस की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से इन्होंने शिवम दुबे को इंक्लूड कर दिया था उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे को ये लोग अभी फ्यूचर में एज एन ऑलराउंडर देख रहे हैं।
और नीतीश रेड्डी तो खैर बहुत ही प्रॉस्पेक्ट उसके अच्छे हैं, जैसा आईपीएल में उसने परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि उसको बीसीसीआई को स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ऑलराउंडर्स की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है। आज हम कितने सालों से सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ ही चले आ रहे हैं, और चूंकि आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है तो इस वजह से ऑलराउंडर्स को फिटनेस की प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन अब शिवम दुबे के पास एक बहुत अच्छा मौका है। अब देखते हैं शिवम दुबे कब इंडियन टीम को ज्वाइन कर पाता है, क्योंकि अभी ये सुन रहे हैं कि चूंकि ये लोग लेट हो गए थे वर्ल्ड कप की टीम से लौटने के लिए, तो अब ये पहले 2 मैचेस में तो ये जो टीम इन्होंने अब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है इनके साथ ही खेलेगी। इसके बाद तीसरे मैच से ये यशस्वी जायसवाल वगैरह वापस टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा को ओपन करना चाहिए, और फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे आना चाहिए। शुभमन गिल के बारे में तो खैर कहने का कोई मतलब ऐसा कुछ खास डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि बनता है, क्योंकि शुभमन गिल की कैपेबिलिटीज के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन शुभमन गिल को अब ये समझने की जरूरत है कि क्या कारण है कि शुभमन गिल ने इस बार का वर्ल्ड कप मिस कर दिया। शुभमन गिल को ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल को ये मालूम होना चाहिए कि मौके पे बनाए हुए रन हमेशा आपको टीम में धकेल देते हैं, टीम के अंदर धकेल देते हैं। तो ये शुभमन गिल ने बहुत अच्छा मौका मिस किया है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की तो खैर जरूर कुछ बदकिस्मती रही, क्योंकि इंडियन टीम ने अपना बैटिंग ऑर्डर गलत सिलेक्ट किया। ये बात तो आप जानते हैं कि मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूं कि विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए था, यशस्वी जायसवाल को ही खेलना था। और शिवम दुबे के लालच में इन्होंने शिवम दुबे को खिलाया, और उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि शिवम दुबे एज एन ऑलराउंडर उसने क्या किया, उसने सिर्फ 1 ओवर डाला और उसमें भी कोई बहुत प्रॉमिस नहीं दिखा हमको, और ना तो उसकी बैटिंग ही चल पाई, जो कि इंडियन टीम जो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, और इसी की वजह से ये लोग काफी परेशानी में भी पड़े। तो खैर अब उसके बारे में बात हम फिर कभी और करेंगे। तो शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा को अब जो आईपीएल में उसने प्रॉमिस दिखाया था, अब उसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है जो कि इंडियन टीम को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल सके। हालांकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जिम्बाब्वे बीइंग अ प्लेस वेयर द बॉल मूव्स अ लिटिल बिट मोर देन अदर प्लेसेस, तो यहाँ पे इंडियन टीम को बस उससे ही एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये लोग काफी दिन पहले से पहुंच गए हैं, तो अब ये उन्होंने करने की कोशिश की होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अब इंडिया को नंबर 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इवन टेस्ट मैचेस के लिए भी और वनडे मैचेस के लिए भी। ऋतुराज गायकवाड़ की जो टेक्निक है, ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है, मुझे लगता है कि अब चूंकि विराट कोहली की जगह खाली हो गई है T20 में एटलीस्ट, तो ऋतुराज गायकवाड़ को उसकी जगह खिलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर 3 के ऊपर, जो किसी भी सिचुएशन में खेल सके। और हमने देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ भले ही बहुत फ्लैंबॉयंट शॉट नहीं मारता हो, लेकिन वो टेक्निकली जिस तरह से खेलता है तो कभी हमको लगता ही नहीं है कि उसको स्लॉग करने की जरूरत है। हमने उसको सेंचुरी बनाते हुए भी देखा है आईपीएल में, वनडे मैचेस में, इंटरनेशनल मैच में भी हमने देखा है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आड़े तिरछे शॉट मारने की जरूरत कभी पड़ते हुए देखें। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। देखिए चाहे T20 हो या कोई भी गेम हो, इसमें टेक्निकल साउंडनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जो भी टीमें अच्छा कर रही हैं T20 में, उसमें ज्यादातर प्लेयर्स उनके वो हैं जो कि लंबा क्रिकेट खेलते हैं, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स मिलेंगे उनकी T20 की टीम में। लेकिन वहीं इंग्लैंड ने भले ही वर्ल्ड कप जीत लिया हो, लेकिन उनको ज्यादातर परेशानी क्यों आती है T20 में? क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है। इंडिया के साथ ये बेनिफिट है कि इंडिया के मैक्सिमम टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो T20 खेलते हैं। इस वजह से
हमको ये भरोसा रहता है कि इंडियन टीम को जीतना चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और इनके पास टेक्निक है। वो बात अलग है कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ में ये लोग मार खा जाते हैं, तो अब बीसीसीआई को उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और उसके बाद मुझे लगता है रियान पराग। अब रियान पराग के पास भी बहुत अच्छा मौका है, जो प्रॉमिस उसने आईपीएल में दिखाया है। तो मुझे लगता है कि रियान पराग का जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी मुझे वो थोड़ी टफनेस नजर आती है, खासतौर पे इस आईपीएल के बाद से। तो इसको भी बहुत अच्छा अपना मौका भुनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे की टीम, कहने को जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स एन इंटरनेशनल टूर। तो इंटरनेशनल टूर में, और आप चाहे कुछ भी कहें, ये है तो इंडिया का मैच ना, तो जो रिकॉर्ड्स में जाएगा वो तो इंडिया की सीरीज जाएगी। अगर आप ये इंडिया की सीरीज में परफॉर्म करते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी, तो आपके रिकॉर्ड में इंटरनेशनल मैचेस गिने जाते हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस गिनी जाती है। तो ये रियान पराग, शुभमन गिल, इन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो रियान पराग से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस सीरीज में, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो पहले से प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि इसको मैन ऑफ द सीरीज होना चाहिए। जिम्बाब्वे के टूर के आज पहले मैच के पहले मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि रियान पराग इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हो सकता है। अब देखना है कि कितना फायदा ये उठाता है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह के लिए देखिए बहुत ज्यादा हल्ला मचा कि इसको वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कहा, अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि रिंकू सिंह को नहीं लिया और रिंकू सिंह को लेना चाहिए था, तो मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान होता है कि इसको लेना चाहिए था, उसको लेना चाहिए था, लेकिन आप ये बताएं कि जो प्रेजेंट इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप में खेली थी, इसमें से किसको निकाल के ले सकते थे इसको? हाँ, एक आर्ग्यूमेंट ये कोई ये कह सकता है कि नहीं, शिवम दुबे ने क्या किया, तो शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को लेना चाहिए था, तो उसके पहले तो मैं ये कहूंगा कि शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहिए था। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट यहां फिट नहीं होता है। दूसरी बात, अभी रिंकू सिंह के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इस सीरीज में परफॉर्म करे, जिससे कि आगे आने वाली टीम्स के लिए उसका क्लेम बन सके। रिंकू सिंह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो वन डायमेंशनल प्लेयर है। वन डायमेंशनल से मेरा मतलब है कि वो सिवाय बैटिंग के और कुछ करता नहीं है। अब देखिए, इंडियन टीम को बहुत ज्यादा सीरियसली अपनी ऑलराउंडर्स की एक बेंच बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर हिस्टोरिकली देखें, जब भी इंडियन टीम ने आईसीसी इवेंट्स में या वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस टाइम मतलब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उस टाइम इंडिया में कम से कम 4-5 ऐसे बैट्समैन हुआ करते थे जो बॉलिंग कर लेते थे। अब मैं आपको अगर याद दिलाऊं, राइट फ्रॉम 1983 से आप देखिए, तो उस टाइम कपिल देव, संदीप पाटिल, मदन लाल, रॉजर बेनी, रवि शास्त्री, ये सारे के सारे ऑलराउंडर हुआ करते थे, जो कि बॉलिंग भी कर लेते थे और बैटिंग भी कर लेते थे। तो ये इंडियन टीम में प्रेजेंटली ये बिल्कुल नहीं है। इंडियन टीम के प्रेजेंटली इवन जो हमारे जो अभी वर्ल्ड कप टीम जीती है, इसमें भी बॉलर्स ऐसे नहीं है जो बैटिंग कर सके। और अभी ये जो टीम जिम्बाब्वे गई है, इसमें भी बॉलर्स आप देखें तो कौन है बॉलर्स? रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे। इसमें से तुषार देशपांडे के अलावा और कोई भी बॉलर बॉलिंग कर पाता है। हाँ, ऑलराउंडर्स अगर इसमें हम कहें तो ऑलराउंडर्स देखिए, ऑलराउंडर्स है अभिषेक शर्मा, फिर है आपका रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर। ये देखिए, ये 3 ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल का भी नाम जोड़ा जाना चाहिए। और अब बीसीसीआई को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इंडियन टीम कोई भी खेलेगी, इसमें ये जितने भी सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, इनको पूरा पूरा ऑलराउंडर बनाने की जिम्मेदारी अब बीसीसीआई की है और टीम इंडिया के कोच की है। अब इन लोगों को मैं बिल्कुल किसी भी मैच में हाथ घुमाते हुए देखना चाहता हूं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की लेग ब्रेक हो, चाहे रियान पराग की ऑफ स्पिन हो, या फिर आपके जो भी प्लेयर्स हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, या अभिषेक शर्मा की जो बॉलिंग है, इन लोगों को हाथ कंपलसरी घुमाना जरूरी है मैचेस में, जिससे कि ये लोग युवराज सिंह और सुरेश रैना और आपका ये वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों की कमी पूरी कर सके। ये लोग बैटिंग तो कर लेते हैं,
लेकिन इनको वो क्रूशियल 2 ओवर या 1 ओवर किसी मैच में डालना आना चाहिए। उसके लिए इनको प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि तुम लोग रेगुलरली बॉलिंग करोगे, अदरवाइज हम लोग फिर से वैसे ही फंसे रहेंगे कि हम 6 बैट्समैन के साथ तो खेलेंगे, लेकिन हमको फिर से लगेगा कि नहीं 8वें नंबर पे भी बैट्समैन होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास तो कोई बैट्समैन है नहीं। ऊपर से अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पीछे बॉलर्स को तो बैटिंग आती ही नहीं है बिल्कुल। तो अब ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। अब बीसीसीआई को समझना चाहिए कि हम लोग किस वजह से मार खाते रहे। तो सारी सक्सेसफुल टीम्स अभी तक जो रही हैं, चाहे आप इंग्लैंड की देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की देखें, इनमें हमेशा ऑलराउंडर्स की भरमार रही है। और बाकी टीमों की हम क्या बात करें, अभी जो हमने कहा इंडियन टीम्स जो सक्सेसफुल हुई हैं, अब 2011 की टीम में कितने ऑलराउंडर्स थे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे लोग बॉलिंग कर लेते थे। कभी भी ये लोग बॉल घुमा सकते थे। कहने को तो विराट कोहली भी कर लेता है, लेकिन उसने तो बीच में बॉलिंग छोड़ी थी। हालांकि मुझे लगता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। चलिए, रोहित शर्मा ने भी बॉलिंग करनी बंद कर दी थी, रोहित शर्मा को भी बॉलिंग करनी चाहिए थी। ये टीम मैनेजमेंट का और बीसीसीआई का या सिलेक्टर्स का एक प्रेशर होना चाहिए कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्ले एज अ स्पेशलिस्ट। क्योंकि अब देखिए, ये स्पेशलिस्ट का जमाना नहीं है। यहां पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एक प्लेयर को होना चाहिए, जिसकी वजह से कि आप किसी भी सिचुएशन में आपकी कोई भी स्किल को यूज कर सके। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टीम में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी की टीम हो, कोई प्रोजेक्ट टीम हो, या खेलने के लिए स्पोर्ट्स की टीम हो। सब जगह ऑलराउंडर्स काम आते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक काम हो गया और उसके बाद आप मैच के लिए बेकार हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीसीसीआई इसके ऊपर काम करेगी। तो वॉशिंगटन सुंदर के बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। वही जो इन आउट और दूसरा वो उसकी फिटनेस की जो प्रॉब्लम रहती है। यहाँ मुझे लगता है कि जैसे नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, इन लोगों को बीसीसीआई को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनकी फिटनेस के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी भी तरह से अनफिट ना हो, और इनको जो भी हेल्प की जरूरत है वो हेल्प मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि अब ये जो टीम है, इसमें मुझे बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आती है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी। जैसे रवि बिश्नोई तो ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर भी ठीक है, लेकिन आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, इन सब लोगों को हमने देखा है कि ये इरेटिक बहुत ज्यादा है। ये इनको कंडीशंस चाहिए। अब अगर जिम्बाब्वे में इनको थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसी कि नॉर्मली वहां होती हैं, वहां बॉल मूव करती है, तो ये शायद उन कंडीशंस का फायदा उठा के ये अपनी कमी को थोड़ा सा ढक सके। अदरवाइज इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फ्लैट विकेट्स के ऊपर आप इमेजिन करिए, फ्लैट विकेट अगर मान लीजिए हो, तो आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, इनका क्या होगा? तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं ये। तो बॉलिंग में मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। इंडियन टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि बॉलिंग को हम कैसे स्ट्रेंथन करें। और ये 130 की स्पीड में फेंकने वाले बॉलर्स नहीं चलेंगे। ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं, और मैं बार बार यही बात कहूंगा कि 145 से तो शुरुआत होनी चाहिए, जब बॉलर टीम के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे। टीम के दरवाजे के ऊपर दस्तक उसी बॉलर को देना चाहिए जो कम से कम 145 की स्पीड में बॉल फेंक सकता हो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्पीड कम होती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत में 150 की बॉलिंग कर रहा है तो वो 150 की बॉलिंग जिंदगी भर करता रहेगा। 2 साल के अंदर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो ही जाती है। तो वो 145 पे जब शुरुआत करेगा तो वो 140 पे आ ही जाएगा 2 साल बाद। लेकिन मान लीजिए वो शुरुआत ही 140 से कर रहा है, तो फिर तो उसका 132 पे आना तय है। और फिर 132 की स्पीड में आपको पता है कि इन बॉलर्स को फिर हम अधकचरे बॉलर्स कहते हैं, और इनका फिर T20 में या वनडे में क्या हाल होता है, तो वो हमने देखा है हार्दिक पांड्या का, कि हार्दिक पांड्या जब शुरू करता है तो वो शुरुआती चौके या छक्के से करता है, मतलब चौका या छक्का खा के ही अपनी शुरुआत करता है। इसी तरह से अब ये मुकेश कुमार है या आवेश खान है, ये लोग मुझे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं करते हैं। इनकी जगह क्या, अभी तो फिलहाल यही है। लेकिन बीसीसीआई को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि नए बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की खेप कैसे तैयार करनी है, और उनको धीरे धीरे इंडक्ट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए। तो चलिए, ये तो हुई
आज के मैच के प्रीव्यू की बात, जिम्बाब्वे की टीम के बारे में बात करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है वो है, उनके यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं अच्छे, बाकी टीम तो उनकी पूरी पूरी नई है। अब वो एक चतारा उनका बॉलर है, रिचर्ड नगरवा है, ब्लेसिंग मोजरबानी है, ये तो बॉलर्स हैं उनके, ये बॉलर्स ठीक ठाक हैं और अपनी होम कंडीशंस में ये परेशान कर सकते हैं इंडियन टीम को। फिर उसके बाद सिकंदर रजा कैप्टन है उनका, बाकी एक ल्यूक जोंगवे है ऑलराउंडर, उसके अलावा बैट्समैन के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो अपने घर में तो ये परेशान कर सकते हैं, और अगर इंडियन टीम ने अपनी वो जो कमजोरी है इनकी, वो जो एक साथ जो विकेट इनके गिरते हैं, अगर उस कमजोरी पे काबू पा लिया तो ठीक है, अदरवाइज इंडियन टीम ये भी परेशानी में पड़ सकती है। आइडियली तो मैं ये कहूंगा, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कि इंडियन टीम को अब सारी जो सीरीज हैं वो 5-0 से या 3-0 से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ये लोग ये नॉकआउट मैचेस का टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं। हर मैच इनको ये सोचना है कि अब ये नॉकआउट मैच है और इसको हमें हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सोचते हैं कि नहीं, ये सीरीज 5 की है, इसमें से अगर हम 2 भी हार गए तो कोई बात नहीं है, तो हम वहीं रहेंगे, फिर अगले आईसीसी टूर्नामेंट में हमको फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये चीज हमको जरा ध्यान रखना है, और इसके लिए बीसीसीआई को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, कि क्लियर मैंडेट होनी चाहिए कि आपको 5-0 से सीरीज जीतनी है, और चाहे जो भी हो। और अब इस जिम्बाब्वे टीम के अगेंस्ट, क्योंकि ये तो इंडिया की फ्यूचर टीम है ना, फ्यूचर प्लेयर्स हैं, फ्यूचर स्टार्स हैं, तो अगर फ्यूचर स्टार्स हैं तो आप इस इतना आसान असाइनमेंट आपको मिला है पहला, यहां प्रूव करने के लिए, तो यहां 5-0 से जीतो ना। या अगर 5-0 से आप ये नहीं जीत पाते तो आपको सोचना चाहिए कि आप इस जिम्बाब्वे टीम के अगेंस्ट भी नहीं जीत पाए, तो आप आगे जाके तगड़ी टीमों के साथ कैसे खेलोगे आप। अगर इसी टीम की जगह साउथ अफ्रीका की टीम होगी तो क्या हम अपनी हार बचा सकते हैं? तो ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बीसीसीआई को, इंडियन टीम को, सीनियर प्लेयर्स को। तो चलिए, ये तो हुई आज की एनालिसिस। आप लोग बताइए, आप लोगों के क्या व्यूज हैं इस बारे में, और आप लोग व्यूअर्स जिनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, हम टाइम निकाल के उनके बारे में भी वीडियोस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने रेज किए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, इंडिया इस सीरीज में जिम्बाब्वे को 5-0 से हरा सकती है, या इस टीम में कौन स्टार परफॉर्मेंस रहेंगे? और आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Thank you so much.